हेलो फ्रेंड्स, एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक के बारे में हम लोग क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए बिफोर द एडमिशन और आफ्टर द एडमिशन और डिग्री ख़त्म होने के बाद भी। तो ये फ्रेंड्स हम लोग का पॉलिटेक्निक पर बेसिकली पार्ट 2 लेक्चर है और पार्ट 1 लेक्चर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन दबाकर नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पॉलिटेक्निक 1 के बारे में बताया था, पॉलिटेक्निक पार्ट 1 में, कि किस तरह से आपको पॉलिटेक्निक करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या छोड़नी है। तो इस तरह की तमाम बातें हमने पार्ट 1 में बताई थी। तो पार्ट 2 में ये हम बताना चाहते हैं कि कुछ लड़के जो है या स्टूडेंट कह दें तो वो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं वाइल एट द टाइम ऑफ द कैंपस काउंसलिंग। क्या होता है कि लड़के तो भाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, वो बीट कर लेते हैं और एंट्रेंस एग्जाम से बीट करने के बाद बारी आती है कैंपस सिलेक्शन की। तो कुछ लड़के तो कैंपस सिलेक्शन के बारे में बिल्कुल डर जाते हैं। डरने का कारण भी है क्योंकि उनको जब कैंपस सिलेक्शन में भाई आपको जाना है, आपको कॉलेज चूज करना है और कॉलेज चूज कर उसमें कौन सी ब्रांच लेनी है वो सब जाकर आपको चूज करनी है। जब आपको कंप्यूटर का बेसिक का भी नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे। तो आई मीन टू टेल यू, मतलब आप वहाँ पर जाएंगे, अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि कैंपस सिलेक्शन में एक बड़ा सा हॉल रहता है, उसमें आपको बैठा दिया जाता है और फिर आपके सामने पीसी के सामने आपको बैठा दिया जाएगा और फिर उसमें क्या होगा कि कुछ 8-10 उसमें कुछ टीचर टाइप से रहते हैं जिसको इन्विगिलेटर भी कहते हैं वहाँ पर लोग, और वो कहते हैं हम लोग भाई इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे, आप लोग घबराने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर वो क्या होगा, मान लीजिएगा आपको कुछ इसमें नहीं आ रहा है, आप कॉलेज चूज नहीं कर पा रहे हैं और इसमें क्या है अपना ब्रांच सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओवरऑल मिलाकर कहा जाए तो आप मतलब उसका जो बेसिक यूज है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग भाई आते हैं बताते हैं देखो ऐसे ऐसे कर लो आप हो जाएगा। लेकिन उसमें से क्या होता है कि उस हालत में भाई 100% में जो लड़के भाई काउंसलिंग में बैठे हो तो भाई 10% कर लेते हैं, 20% जो लाकर कहा जाए तो कर लेते हैं, लेकिन 80% लड़के थोड़ा अनेबल रहते हैं। तो उनको भाई टीचर भाई क्या करते हैं कि उनको थोड़ा गाइड करते हैं और उसमें से देखा जाएगा 80% में से भाई उनको कुछ लोग को गाइडेंस दे दिया जाता है तो 30% सक्सेसफुल हो जाते हैं भाई, वो लोग अपने से कर लेते हैं क्योंकि उनको हल्की फुल्की नॉलेज थोड़ी सी रहती है पीसी की, यानी जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई 40% लोग कर लेते हैं, लेकिन 60% लोग ऐसे भी रहते हैं जो भाई उनको बताने से नहीं समझ में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि वो डल है भाई, शुरू शुरू में घबराहट होती है, कैंपस सिलेक्शन होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, काउंसलिंग होती रहती है। तो भाई नया नया जाता है आदमी, भाई पीसी के सामने डायरेक्ट बैठा दिया तो 20 लोग हैं अगल बगल और पहला हम लोग का मतलब हम लोग एडमिशन लेते जाते हैं तो हम लोग के लिए बड़ी चीज़ होती है, इसलिए वजह से हम लोग को थोड़ा नर्वस फील होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग को भाई करना क्या है कि कॉलेज चूज करना है और उसमें कौन सी ब्रांच है लेनी। सपोज दैट मतलब आपको लेनी है CS ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है, तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक कॉलेज को चुनेंगे और उस प्रियोरिटी में अपना CS ब्रांच डालते चले जाएंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा, सामने वाला टीचर आएगा, वो क्या करेगा 10-20 कॉलेज जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेगा और उसमें से मनचाहा ब्रांच चुन लेगा और आर्बिट्रेटरी डाल देगा। वो आपकी पैशन या फीलिंग को नहीं देखेगा कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, वो से एक बार पूछ लेगा कि हाँ ये करना है तो लो कर देता हूँ, तो बस खटाक खटाक वो करते चला जाएगा, बस वो फिलअप कर देगा। और फिर जब क्या होगा, जब 3-4 दिन बाद जब आपको अलॉट किया जाएगा तो पता चलेगा कि भाई आप तो लेना चाहते थे CS ब्रांच, लेकिन आपको थमा दिया गया है मैकेनिकल ब्रांच। तो इससे थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। और इतना ही नहीं, अब जिस एरिया मान लीजिए आप कानपुर के एरिया में चाहते थे एडमिशन लेना, लेकिन आपको थमा दिया गया वाराणसी के एरिया में, या फिर आपको लखनऊ के एरिया में थमा दिया गया है, तो बरेली के एरिया में थमा दिया गया है, तो मतलब चाहते थे किसी और जोन में एडमिशन लेना लेकिन आपको दे दिया गया है कहीं और। तो ये सब होती है। ये भाई देखिए, आपने साल भर मेहनत किया लेकिन आपको थोड़ी सी हल्की सी चीज़ नहीं आने से आपको कितना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से होता है। तो हमारे कहने का मतलब भी जब भी आप इसमें जाएं काउंसलिंग में, तो आप इतना प्रिपेयर होकर जाएं, थोड़ा सा मतलब 4-5 दिन अपने फ्रेंड्स ले या मतलब साइबर में जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, बस आपको आ जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर तो डेवलप करना ही नहीं रहता है कि आपको नहीं आएगा, तो बस बहुत हल्की फुल्की चीज़ रहती है, उसको जाकर आप वहाँ पर जाकर सीख लें तो बेटर रहेगा।
तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब है कि ये छोटी बात इस समय लग सकती है, लेकिन उस समय क्या होगा, थोड़ा सा आपको करियर को थोड़ा सा आपको दांव पेच में उल्टा कर सकती है। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात आते हैं कि मान लीजिए कि चलिए आपने ठीक ठाक चुन लिया, आपने कॉलेज चुन लिया और आपने अपना मनचाही ब्रांच चुन लिया, और तो फिर क्या हुआ, अब भाई आपने गए, आपने एडमिशन ले लिया और आपकी पढ़ाई शुरू होगी। तो फिर क्या होता है भाई, 1-2 महीने बाद आपका मन करता है कि भाई ये ब्रांच मुझे सही नहीं समझ में आ रहा है। चीज़ें होती हैं, इस तरह से आती हैं, मन में बदलाव की स्थिति आती है। मन तो बदलता रहता है भाई, हो सकता है कहीं से आपको कुछ कोई बढ़िया क्लू मिल गया कि भाई मैकेनिकल मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं केमिकल या सीएस ब्रांच में से ही लूँगा। तो उसमें भी आपको चॉइस रहती है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज पर डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप लीजिए विदाउट एनी बैक, यानी फर्स्ट ईयर मान लीजिए आपके कुल 10 सब्जेक्ट हैं दोनों सेमेस्टर मिला के, तो उन 10 सेमेस्टर में अगर आपकी कोई बैक नहीं आती है और फिर आप क्या करते हैं कि कोई बैक नहीं आती है और फिर आप कम से कम 70 या 75% वो कट ऑफ रहता है, वो कॉलेज में आपको पता चल जाए 70 या 75% आपको आ जाते हैं, तो वो क्या होता है कि फिर आपको सेकेंड ईयर में चॉइस रहती है, आप उस समय चाहे तो अपना ब्रांच बदल सकते हैं। ये चीज़ बड़ा की पॉइंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्ों को तब पता चलता है जब उनका फर्स्ट ईयर चला जाता है, या तो इसलिए कहते हैं कि मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा हो मान लीजिए कि, तो आप ये सब चीज़ों पर अलर्ट रहें। अगर आप ब्रांच बदलना चाहते हैं तो मेहनत इतना करें कि 70% या 75% जो भी कट ऑफ कॉलेज ने अलॉट किया है या जो भी आपके बोर्ड ने अलॉट किया है, तो उसको जानते हुए आप मेहनत कर उस कट ऑफ को क्रॉस कर ले, फिर सेकेंड ईयर में जाकर अपनी ब्रांच आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आप दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। और इनके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कि ये क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपने पूरी पॉलिटेक्निक की अपनी पूरी डिग्री 3rd ईयर तक कंप्लीट कर ली, उसके बाद पॉलिटेक्निक आपने ले लिया, तो फिर उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहिए, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अप्लाई करते रहिए जहाँ से आपको सूटेबल लगे। गवर्नमेंट जॉब को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करते हुए आप बीटेक भी करने का भी सोचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, ये सब तमाम तरह की बातें कि बीटेक करने के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद अगर और ज़्यादा आगे जाने का मन करे तो एमटेक। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आपको ज़्यादा परेशानी होने के बाद आप बीटेक कर लें। अगर बीटेक करने के बाद भी हो सकता है आपको जॉब न मिले, भाई होता है, सिचुएशन ऐसी आती है, दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर्स ऑफ द कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सो पास आउट द कैंडिडेट भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है भाई आपको जॉब ना मिले। ऐसा मतलब मैं नहीं करूँगा जॉब मिलेगा नहीं, लेकिन हो सकता है अगर आप तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद भी या बीटेक करने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है तो उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने की कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि भाई बीटेक करते हुए आपकी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ही ज्वाइन कर लीजिए और उसमें पढ़ाते रहिए, इसमें आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा, और साथ ही साथ आप क्या करते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, आप या पीएसयू की एग्जामिनेशन हो गया जिसको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, जिसमें आपका एनटीपीसी, ओएनजीसी इस तरह से और आपका भेल और बीएचईएल इस सब से रिलेटेड आपका मतलब कि वैकेंसीज आती रहती हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है पीएसयू जिसको पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं। तो इन क्षेत्रों में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इनके अलावा भी अगर मान लीजिए कि आप कुछ और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि बीटेक करने के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं। एमटेक और 2 साल का कोर्स होता है। तो आप अगर जब एमटेक कर लेंगे तो क्या होता है कि एमटेक के लिए देखिए फ्रेंड्स, गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। गेट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह होता है एज फॉर बीटेक इज कंसर्न। तो गेट का स्कोरिंग लेने के बाद मतलब जो आपको मतलब जो स्कोर मिल जाएगा गेट का, उसी के बेसिस पर आपको एमटेक करना पड़ता है। मतलब जो स्कोर मिल जाएगा उसी के बेसिस पर आपको कॉलेज दिया जाएगा और ब्रांच दिया जाएगा। तो क्या होगा कि आप उसमें जाकर फिर एमटेक कर सकते हैं। और जब एमटेक कर लेंगे तो फ्रेंड्स ये भी हो सकता है भाई कि आपके भाई गेट में अच्छे रैंक्स ना आए और नॉर्मल रैंक आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप गेट ही देते रह जाएं ज़िंदगी भर। और मतलब 1-2 बार आप ट्राई कर सकते हैं गेट के लिए भी। तो अब फिर चलिए मान लीजिए अब हम गेट की बात इस समय नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई चलिए आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए किसी आपको बहुत अच्छा मान लीजिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट नहीं मिले क्योंकि आपकी भाई परसेंटाइल अच्छी नहीं आई तो मान लीजिए आपको वो नहीं मिलेंगे आईटी जैसे इंस्टीट्यूट फॉर एमटेक के लिए। तो चलिए आपने कहीं और से भी एमटेक कर लीजिए और
और उसके एमटेक कंप्लीट हो जाए तो फिर भाई हो सकता है भाई इस दौरान आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। अगर मान लीजिए कि भाई आप इंजीनियरिंग कॉलेजों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो क्या होता है भाई, कोई इसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई सीबीएसई बोर्ड के स्कूल जो +2 लेवल पर है उनको ज्वाइन कर लीजिए। आपका डिग्री अच्छी रहेगी तो उसमें उतना ज़्यादा आपको वर्क हार्ड वहाँ नहीं कराया जाएगा। ज़्यादातर तो यही होता है भाई, क्रेडिट का ऑनर थोड़ा सा किया ही जाता है। तो फिर आपको क्या होगा कि भाई बस नॉर्मली थोड़ा सा पढ़ा दीजिए और अपना साइड में तैयारी करते रहिए। तो कम से कम देखिए एमटेक कर लेते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये आपको आसानी से मिल जाते हैं। और इस तरह से बात अपनी तैयारी अपना करते रहिए। तो इस तरह से क्या आप गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे या फ्रस्ट्रेशन में जाने से बच जाएंगे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये आप नहीं कर सकते कि भाई हम पढ़ने के बाद या बीटेक करने के बाद या एमटेक करने के बाद हमारी ज़िंदगी जंजाल बनी हुई। जैसा कि आजकल मॉडर्न ट्रेडिशन चल रहा है भाई, तुरंत लोग कर दे भाई बीटेक का क्रेज गिर गया है तो एमटेक का क्रेज गिर गया है। और क्रेज तो सभी का गिरता है भाई, लेकिन आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको केवल खाली गिलास ही दिख रहा है और आधा भरा गिलास नहीं दिख रहा है तो मतलब आप खाली ही देखते रह जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब चीज़ें ऐसा नहीं है जैसा कि माहौल में बता गया भाई। जब सबका क्रेज गिरी गया है तो क्रेज है किसका ऊपर? आप देखिएगा, बीटेक नहीं करेंगे, एमटेक नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो फिर आप बीए कीजिए फिर। तो कहने का मतलब ये देखिए, बातें बहुत सारे लोग करते हैं, बस आपको चीज़ें अपनी तरह से जाननी है या कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस करे उनके थ्रू जाननी। ये नहीं कि भाई कोई कुछ कह दिया, आपके जो कलीग हैं वो कह रहे हैं, मतलब जो आपके फॉलोअर हैं, स्टूडेंट या जो भी हैं जो आपके अगल बगल हैं लोग कह रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हुए आपने क्या किया, पूरा अपना मनोबल ही डाउन कर लिया या फिर पढ़ाई में हथियार ही डाल दिए पूरा। तो ये इस तरह से सही नहीं है। तो आप अपने खुद पर्सनल थिंकिंग का इस्तेमाल कीजिए, खुद को फील करते हुए, सही चीज़ों को फील करते हुए आगे बढ़िए और डेफिनेटली यू विल गो फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से मोस्ट बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई भी वीडियो की जानकारी तुरंत मिलेगी और उसको आप देखकर अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।